स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जो कि आपने शायद सुना हो केशवानंद भारती केस के बारे में। पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आर्टिकल 13 को लेकर। उसमें मैंने रेफरेंस के रूप में जो है केशवानंद भारती का ज़िक्र किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो कि आर्टिकल 13 में मैंने मेंशन किया हुआ है जो कि कल अपलोड हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब जाके इसको देखिएगा, चीज़ें और भी बारीकी से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए आज देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना। वैसे भी ये जो बातें बता रहा हूँ आज आपको केस के रूप में, वो क्यों हम सबको जानना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा हुआ था हमें, हमारे संविधान को, हमारे देश को, ये सारी बातें आज आपको समझ में आएगी इस केस के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं क्या है ये केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद तो केशवानंद भारती, यहाँ पे जो केस हुआ था वर्सेस केरल राज्य से। अब ये कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, इसी बात को आज हमें बेसिकली समझना है कि ये क्या था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये समझना है तो कल मैंने रेफरेंस के रूप में फिर से मैं कहूंगा एक आर्टिकल का मैंने जिक्र किया था, आर्टिकल 20 संविधान संशोधन का जिक्र किया था। 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन, उसको मैंने डिटेल में नहीं लिया था, आज उसको डिटेल में समझेंगे। मैंने कल जिक्र भी किया था कि उसको सेपरेट वीडियो में समझेंगे, तो आज उसी को हम लोग समझेंगे डिटेल में कि जो 24th अमेंडमेंट हमारे संविधान का है या 25th अमेंडमेंट हमारे संविधान का, वो क्या कहता है, इसी से लिंक होगा, इसी केस से लिंक होगा। और साथ ही साथ मैंने जैसा कि कहा था केशवानंद भारती का, कल मैंने वीडियो में जिक्र किया था, उसी के बारे में ये सारा का सारा डिटेल में आपको ये चर्चाएं आज होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसे समझने के लिए पहले इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, जो कि हमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं संविधान संशोधन जो 24वां हमारे पास हुआ था। जो 24वां संविधान संशोधन था, संशोधन का मतलब मैं फिर से जिक्र करूं, संशोधन का मतलब होता है कोई भी अमेंडमेंट संविधान में, कोई भी जब अमेंड किया जाता है उसको, यानी कि बदला जाता है, सुधारा जाता है, कुछ नई चीजों को ऐड किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले 24वां जो है संविधान संशोधन, इससे हमें लिंक करना है, ये जो है केशवानंद भारती केस से। तो इसमें जो सबसे पहला जो बातें लिखा, देखिए कब हुआ था, तो पहले मैं बता दूं आपको, ये इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था, जैसा कि कल मैंने जिक्र भी किया था। 1971 का ये दौर है। तो इस समय ये संशोधन हुआ था संविधान में, 24वें नंबर का संशोधन है। इसमें तीन चार बातें जो है इंपॉर्टेंट है जो कि लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ क्या था कि जो हमारे यहाँ पे जो ये संशोधन करेगी, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, यानी कि संशोधन करती है कोई भी संविधान में, तो उसको जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है कि संविधान संशोधन जो पार्लियामेंट करेगी कोई भी, उससे क्या होगा, कोई भी संविधान संशोधन होगा उसे न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब होता है, अभी समझते हैं। न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा जाएगा। अब ये क्या होता है, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एक राइट है, एक आर्टिकल है उसके पास, जो कि आर्टिकल 137 है। उनके पास जो है आर्टिकल 137 है। इसमें यह कहता है कि वो क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यानी कि मान लेते हैं कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा बनाती है जिससे किसी के अधिकार का हनन हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में उनके पास ये राइट है कि उसको जो है ना, उस कानून को वो रद्द कर सकता है, वो जो है उस कानून को खत्म कर सकती है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये अधिकार उनके पास है। लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या कह दिया गया था कि संविधान संशोधन यदि कोई भी करती है, यानी कि पार्लियामेंट, तो उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी कोर्ट। पहला ये बातें इसमें स्पष्ट किया गया था। दूसरी बात ये थी कि कोई भी मूल अधिकार हो, यहां पे कहा गया चाहे वह मूल अधिकार हो, मूल अधिकार क्या होता है अभी समझेंगे, मूल अधिकार सहित संविधान के कोई भी हिस्से को वो संशोधित कर सकती है। संविधान के किसी भी हिस्से को, है ना, सहित संविधान के किसी भी हिस्से को वो संशोधित कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट। अभी हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे कि ये सब क्या है कंसेप्ट। देखिए थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है
थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप गौर से चीजों को सुनेंगे तो बहुत डिटेल में आपको चीजें समझ में आएगी, बहुत चीजें आप स्पष्ट हो जाएगी आपकी, लेकिन आपको ठहर के थोड़ा सुनना पड़ेगा। देखिए, अब यहां पे ये बातें कह दिया गया था कि मूल अधिकार सहित, ये मूल अधिकार क्या होता है, तो मैंने कहा था आपको कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार लिखे हुए हैं, यदि आपने जो है संविधान के भले ही किसी भी आर्टिकल को न पढ़ा हो, लेकिन ये आर्टिकल आपको पढ़ ही लेने चाहिए, जानने ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपके अधिकार छुपे हुए हैं, जो कि अक्सर आपके अधिकार को जो दबाते हैं ना लोग, वो इसलिए भी दबा पाते हैं क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो जो है जितने सारे जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, आपको गुमराह नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 क्यों हमें जानना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसी में हमारे सारे अधिकार जो है हमें मिले हुए हैं, वो छुपा हुआ है। तो कई बार उसका मिसयूज करते हैं लीडर, इसलिए क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पे कहता है कि मूल अधिकार सहित किसी भी हिस्से को क्या करेगी, बदल सकती है। मूल अधिकार में मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर बताऊं, जैसे मेरा जो है ना बोलने का अधिकार है, जैसा कि मैंने कल वीडियो में जिक्र भी किया था, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि सरकारें कुछ गलत करती है तो बोलने का अधिकार है हमें, या मान लेते हैं हमें कहीं जो है ना घूमने फिरने की जो आजादी है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये सब जो आजादी हमें मिला हुआ है, या फिर हमें जो है ना कानून के समक्ष जो है हम सबों को जो है ना एक समानता मिला हुआ है कि कानून जो है हम सबको बराबरी रूप से क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो ये सब जितने सारे अधिकार हमें दिए गए, चाहे धार्मिक अधिकार हो, चाहे हमें जो है ना राइट टू जो है ना एजुकेशन हो, ये पढ़ने लिखने के जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, ये सारे अधिकार जो है लिखे हुए हैं 12 से लेकर 35 तक। ये कई सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। तो इसी को जो है कहा गया था इस जो है ना इस यहाँ पे संशोधन में कि मूल अधिकार सहित संविधान में किसी में भी संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार सहित यानी कि आपके मूल अधिकार को भी पार्लियामेंट बदल सकती है, किसके अकॉर्डिंग, तो इस जो है ना संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये चीजें हमें क्यों जानना है। अभी थोड़ी देर में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये चीजें आपको क्यों पढ़नी चाहिए या क्यों समझनी चाहिए थी। अब देखिए आगे यहां पे कहा गया कि यह जो हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है, ये जो व्यवस्था किया, कल मैंने आर्टिकल 13 का जिक्र किया था, आपको याद होगा। आर्टिकल 13 में मैंने क्या बताया था आपको, आर्टिकल 13 में मैंने कहा था कि ना पहले का संविधान लागू होने से पहले या फिर संविधान लागू होने के बाद ऐसा कोई भी विधि नहीं बनेगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जो हमारे मूल अधिकार को क्या करता हो, कम करता हो या हनन करता हो। ये मैंने कहा था आपसे, ये कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में। इसी प्रकार से एक आर्टिकल हमारे संविधान का है जो आर्टिकल 368 है। वो क्या कहता है, वो कहता है संविधान का 368 आर्टिकल कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, उसमें सुधार हो सकता है, और इसी के बीच आता है एक आर्टिकल 13, उसमें कहता है कि ना पहले का ना बाद का कोई ऐसा कानून बने जो कि हमारे मूल अधिकार को हनन करता हो। अब बड़ा यहाँ पे मामला जटिल हो गया था। तो यहाँ पे जब यहाँ पे 24वां अमेंडमेंट हुआ तो कहा गया जो आर्टिकल 13 है, अभी मैंने कहा आर्टिकल 13 का मतलब समझाया, आर्टिकल 13 विधि के जो है विधि के परिभाषा में नहीं आता, यानी कि मैं जो संशोधन करूंगा वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो 368 है संविधान संशोधन जो ये कहता है करने के लिए, वो जो है संविधान के अंदर संशोधन कर सकता है। ये कह रहा है संविधान के अंदर तो संशोधन कर सकता है, कोई नया कानून अगर बनता है तब जो है ये आर्टिकल 13 उसमें एक्टिव हो पाएगा। फिर आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, मैंने कहा कि आर्टिकल 368 है ये क्या कहता है कि संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 13 कहता है कि कोई भी हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो हमारे मूल अधिकार को छीनेगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद, यानी कि जो संविधान लागू होने से पहले ना संविधान लागू होने के बाद। दिक्कतें यहाँ पे क्या है कि अब जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो वही यहाँ पे कहा गया, इस अमेंडमेंट में कहा गया था कि जो है ये 13 जो है ना विधि के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि संविधान यानी कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, यहां पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वो कानून बना के अलग से किसी के मूल अधिकार को नहीं छीनेगी, या किसी के जो है ना कोई आर्टिकल का जो है ना ये जो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है उसका हनन नहीं करेगी, लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ है संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है
उसको तो बदला जा ही सकता है। ये स्पष्ट करवा दिया किसमें, तो यहाँ पे 24वें संविधान संशोधन में। इसका नुकसान क्या हुआ अभी आगे थोड़ी देर में समझेंगे। तो पहले बात ये जो पहली जो बात है आपको ये समझ में आई होगी कि 24वां जो संविधान संशोधन था वो क्या कह रहा था, कि संविधान का जो संशोधन होगा वो न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा जाएगा, उसमें जो है ना जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, कोर्ट को बाहर कर दिया इसमें। दूसरा क्या किया, मूल अधिकार सहित संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है, मूल अधिकार को भी हम संशोधित कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात थी, ये अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ये कह दिया आर्टिकल 13 जो है विधि के अंतर्गत नहीं आता, हम जो है क्या करेंगे, हम कानून बनाएंगे, यानी कि पार्लियामेंट में जो हम संशोधन करेंगे संविधान का, वो संविधान के अंदर तो संशोधन कर ही सकते हैं, लेकिन संविधान के बियॉन्ड अगर कोई कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है, उसमें यदि आर्टिकल 13 का जो है ना खिलाफ जाता है अगर कोई कानून, तो वो एक्टिव माना जाएगा। तो यहाँ पे ये सब बातें चल रही थी, जो कि हमारा 24वां संविधान संशोधन ये बातें कह रहा था। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे 24th या 5th अमेंडमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद ही केशवानंद भारती को हम लोग समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 25th अमेंडमेंट था वो क्या बातें कह रहा था, ट्वेंटी फिफ्थ में, क्योंकि यह भी कब कब हुआ था अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट जो हुआ, 25वां अमेंडमेंट जो हुआ, यह भी 1971 में ही हुआ, इंदिरा जी के शासन में हो रहा था ये सब चीजें। अब यहाँ पे क्या है कि यहां भी कहा गया, एक दो जो है यहाँ पे बातें मेंशन करवाया कि हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार, वो जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डीपीएसपी। अब ये क्या होता है, हमने बताया था आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी करके जो है हमारे संविधान में, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और यह जो है 36 से लेकर 51 तक जाता है। इसमें क्या है, यहां पे कहा गया है कि ये सरकारों के द्वारा जो प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, यहां पे सरकार को ये देना पड़ेगा, मैंने कहा था फंडामेंटल राइट आपको देना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है हमारे संविधान में, हमारे जो मूल अधिकार है उसको देना पड़ेगा सरकार को, लेकिन इसमें हम दबाव नहीं डाल सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते। जैसे कि मैंने कहा था आपको वित्त पोषण, जैसे आर्टिकल 47 हमारे पास है, वित्त पोषण यानी कि हमें जो है ना भोजन मिलेगा, लेकिन वित्त पोषण के साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये डीपीएसपी का पार्ट, इसलिए दबाव नहीं डाल सकते। सरकार चाहे तो दे सकती है या फिर नहीं भी दे सकती है, लेकिन हमें भोजन तो मिलेगा ही, इसलिए हमें चावल गेहूं के रूप में तो मिलता है, लेकिन न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि वो हम दबाव नहीं डाल सकते। अगर सरकार चाहे तो वो दे सकती है, तो ये उनके ऊपर है, इसीलिए क्या है, ये डीपीएसपी का हिस्सा हो जाता है। तो यहां पे कह दिया गया था, इस जो है यहाँ पे जो है ना ये अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कहा गया था डीपीएसपी बड़ा होता है किससे, फंडामेंटल राइट से। ये अभी समझेंगे, ये बातें आपको हो सकता है ये आपके मस्तिष्क का जो है ना उल्लंघन कर रही होगी, लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये डीपीएसपी जो है ये इसमें कह दिया गया था, एक बात और लिखा गया था कि जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 14 है और एक आर्टिकल 19 है। ये आर्टिकल 14 आपको पता है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, कानून जब सबको जो समान रूप से देखेगा, ये हमें अधिकार मिला हुआ। और दूसरी बात 19 में लिखा हुआ है, जो हमें बोलने या कहीं घूमने, ये सारी चीजें का जो अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पे एक जो है ना हमारे पास और भी आर्टिकल है, संगठन बनाने का अधिकार है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कह दिया गया था कि यानी कि हमारे पास जो आर्टिकल 39B और 39C, 39B और 39C, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो यहाँ पे सामूहिक वितरण की बात करता है, यानी कि जो भारत में जो संसाधन होगा उसका सामूहिक वितरण होगा। सामूहिक वितरण का मतलब सबको बराबर रूप से क्या होगा, यहाँ पे चीजें मिलेगा। और दूसरी बातें क्या है, यहाँ पे 39C में कहा गया है, इसमें जो है 39C में कहता है कि यहाँ पे धन और उत्पादन, तो यहां पे जो है धन और उत्पादन जो भी चीजें होगा, यानी कि मनी और प्रोडक्शन किसी एक व्यक्ति या किसी सीमित व्यक्ति के हाथों में ना हो, यानी केंद्रीकृत ना हो, किसी एक व्यक्ति या सीमित व्यक्ति के पास क्या हो, सीमित ना हो। यानी कि जो भारत में जो धन है या भारत में जो भी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, किसी सीमित व्यक्ति के हाथ में ना हो, देश के सारे व्यक्तियों के पास धन रहे, देश के सारे व्यक्तियों के पास ये प्रोडक्शन, वो सारी चीजें मिले। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे कहा गया, क्योंकि ये सब क्यों कर रही थी, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही थी, तो ये एक इंटेंशन रह सकता है
ये सब क्यों किया जा रहा था कि जो है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को कमजोर किया जा रहा है, या जो है ना इसमें जो डीपीएसपी को बढ़ाया जा रहा है, ये डीपीएसपी का ही हिस्सा हुआ। ये डीपीएसपी का, जैसा कि मैंने कहा, ये सरकार क्या करेगी भविष्य में, यानी कि ये जो ना फ्यूचर एक फंडामेंटल राइट भी हो गया हमारा। कहा जाता है कि डीपीएसपी में ये है कि क्योंकि वो लोग जो है क्या है, जो सरकारें थी, यानी कि उस दौर में चाहे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, ये जो है ना बेसिकली जो है जिस विचारधारा को मानते थे वो समाजवाद को मानते थे, सोशलिज्म को मानते थे। ये जिस विचारधारा को मानते थे समाजवाद को मानते थे। समाजवाद, बस एक बात में अगर हम वैसे डिटेल में समझेंगे कभी, समाजवाद को अगर एक लाइन में समझना हो तो समाजवाद का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी देश में संसाधन है, जो भी हमारे देश में रिसोर्सेस है, उसका जो है ना बराबरी से क्या होगा, सबका वितरण होगा। कभी भी किसी एक व्यक्ति के हाथों में जो है वो संसाधन न पहुंच जाए। उनका ध्यान ये रखना होता है कि देश में जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, जो भी संसाधन है, जो भी सारी चीजें हैं, वो सबको बराबर रूप से मिले। तो मेन पॉइंट आपको यहां समझना है कि समाजवाद का मतलब होता है कि इंदिरा जी और जो नेहरू जी का मेन इंटेंशन था देश में समाजवाद को विकसित करना। तो ये जो है इसीलिए क्या कर रही थी ये, यहाँ पे वो चाहते थे कि सामूहिक वितरण हो, और सामूहिक वितरण के साथ साथ क्या हो, धन और उत्पादन किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो। इसीलिए ये सब कर रही थी कि फंडामेंटल राइट कई बार रोक देता था। फंडामेंटल राइट क्या है, यहाँ पे संपत्ति का भी अधिकार पहले हुआ करता था। यानी कि हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का 19F करके एक हमारा आर्टिकल हुआ करता था। अब जो है संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, वो 300A में जो है शिफ्ट कर दिया गया। समझेंगे 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से समझेंगे वो क्या था। अब 19F में यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था। अब संपत्ति का अधिकार कई बार क्या करता है, लोगों को रोकता है। मेरे पास जो संपत्ति है, अगर वो क्लेम कोई जो है उसको छीनने का प्रयास करता है, कई मान लेते हैं लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है, कई सारे लोगों को संपत्ति मान लेते हैं, अगर जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति के पास है। अब सरकारें नहीं चाहती थी कि एक व्यक्ति के पास इतना सारा संपत्ति रहे, क्योंकि बाकी लोग के पास नहीं है। तो अब क्या, उसको उससे जमीन छीनने के लिए वो कोई कानून लाएगी, और इसके माध्यम से ये सब अमेंडमेंट लाया जा रहा था। और जब ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था तो लोग क्लेम कर रहे थे कि भाई ये हमारा संपत्ति है, आप कैसे छीन लोगे, ये हमारा मूल अधिकार है। तो कई बार क्या है, ये जो मूल अधिकार हमारा है वो डीपीएसपी को हम अगर चाहते हैं बड़ा करना तो इसको कमजोर करना पड़ेगा। संपत्ति का अधिकार था ना भाई इसमें हमारा, तो संपत्ति का अधिकार इसमें है, और ये डीपीएसपी कहता है कि हम बराबरी लाएंगे। डीपीएसपी कहता है हम बराबरी लाएंगे। बराबरी कैसे होगा, अगर हम किसी का जमीन लेंगे, बहुत सारा जमीन किसी के पास पड़ा हुआ है, उसका जमीन अगर लेंगे तो वो कहां चला जाएगा, कोर्ट चला जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट है उसका। तो ये सब चीजें सरकारें इसलिए कर रही थी ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में संसाधन ना पहुंच जाए। तो मैंने कल कहा भी था कि इंदिरा गांधी जो फंडामेंटल राइट को कमजोर करना क्यों चाहती है, तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये सारा मसला उसके पीछे छुपा हुआ था। तो आपने कम से कम दो चीजों को अभी स्पष्ट समझा होगा कि वो आखिरकार चाह क्या रही है। वो क्यों कह रही है कि मूल अधिकार सहित जो है संविधान में कहीं भी संशोधन हो सकता है, क्योंकि मूल अधिकार कई बार क्या करता है, डीपीएसपी को देने से रोक देता है। और डीपीएसपी में साफ कहा गया है कि यहाँ पे हमारा जो है ना कभी भी जो संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चला जाए। तो यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे ये भी अमेंडमेंट लाया गया था, यहाँ पे मूल अधिकार के सहित किसी भी संशोधन हो सकता है। यदि कोई रोकता है, मान लेते संपत्ति का अधिकार किसी का है, वो जाके कोर्ट में क्लेम किया, इसलिए यहाँ पे साफ रूप से ये अमेंडमेंट ही कर दिया गया कि नहीं, क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि मूल अधिकार में भी संशोधन वो संविधान कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसकी बीच आ रहा था। आर्टिकल 13 भी कई बार आड़े आ रहा था, उसको भी साइड कर दिया। उसको भी साइड कैसे कर दिया कि आर्टिकल हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, अलग से कानून अगर बनाएंगे और किसी का मूल अधिकार छीनेगा तो दिक्कतें हैं, लेकिन हम संविधान के अंदर ही सुधार करेंगे तो इसमें आर्टिकल 13 जो है वो सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये सारी व्यवस्था इसलिए किया गया ताकि वो डीपीएसपी को ठीक से लागू कर सके, क्योंकि ये मानने वाले जो विचारधारा, ये मानने वाले क्या थे, समाजवाद की विचारधारा को लेके चल रहे थे। और समाजवाद साफ कहता है कि समाज में कभी भी किसी सीमित व्यक्ति के हाथ में संसाधन ना पहुंच जाए, सबके पास बराबरी मिले। तो ये सारा चीज यहाँ पे चल ही रहा था। और इसके बाद ही अब आपको समझ में आएगा ये केशवानंद भारती का केस, क्योंकि ये भी मामला जमीन का है। अब यहां से बैकग्राउंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये इसलिए समझाया ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए, ये बातें केशवानंद भारती हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तब ये हमें समझ में आएगा। देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बातें क्यों यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल जैसा कि मैंने कहा 25,
24वां अमेंडमेंट और 25वां अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कल मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, तो वही ये सारी चीजें यहां पे आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, इसके बाद हम समझते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं केशवानंद भारती केस। मैं डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये सब एक एक करके तो मैं बताने का प्रयास कर ही रहा हूं। धीरे धीरे ये चीजें आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा जब संविधान के बाकी हिस्से भी आप समझ जाएंगे। और देखिए, वैसे भी संविधान का पढ़ना ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ते हो, मैंने पहले भी कहा था, संविधान को जानने का मतलब है आप अपने अधिकार को जान रहे हैं। जब ये सब चीजें आप जान लेते हैं तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाता है। इसलिए मैं कहता हूं ये हर किसी को जानना चाहिए, जो पढ़ते हैं उन्हें तो जानना ही चाहिए, और जो नहीं पढ़ते उन्हें भी जानना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके बाद की बातचीत क्या है। अब देखिए, अब मामला है यहाँ पे केशवानंद भारती केस का। ये हमारे देश के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हम सबके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, यही बातें इसमें समझनी है। देखिए, एक तो ये मठ के जो है ना, ये प्रमुख हुआ करते थे केरल में, जो है एडनीर मठ के जो है, एडनीर मठ के क्या थे, वो एक प्रमुख थे। तो एडनीर मठ के वो जब प्रमुख थे, तो उनके साथ चूंकि यहाँ पे केरल राज्य में जो है ना, उस समय केरल राज्य में जो है, यहाँ पे जमीन को जो है ना, जमीन देखिए, लैंड जो हमने देखा है ना, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ये तो नेहरू जी के कार्यकाल से चालू हो गया था। भूमि सुधार का मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का जमीन किसी खास व्यक्ति तक सीमित हो गया था। तो अब जो है ना, भूमि जो है ना, सुधार यहाँ पे जो है अब होना चालू हो गया था। केरल में भी ये चल रहा था। भूमि सुधार का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म। अब यहाँ पे ये जो लैंड रिफॉर्म हो रहा था, इसका प्रभाव पड़ा यहाँ भी, क्योंकि केरल राज्य में जो है ना, यहाँ पे भूमि सुधार चल रहा था, और यहाँ पे इनके पास जो है ना, आप कह लीजिए हजारों जो है एकड़ की जमीन थी उनके पास, हजारों एकड़ की जमीन इनके अंडर थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे सरकार चाह रही थी कि इतना सारा जमीन इनके पास है, तो क्यों ना जो है ना, बाकी जो है ना, जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन जो है इस कानून के माध्यम से दिया जाए। अब जब ये मामला गया, अब ये क्या किए इन्होंने जो है, जब ये लैंड रिफॉर्म वो चला रहे थे, वहां पे कौन चला रहे थे, तो केरल की सरकार वहां पे चला रही थी, भूमि सुधार कर रही थी वो। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये मामला अब क्या हुआ, जब इनसे ये जमीन लेने के लिए गए, तो अब जो ये केस करते हैं जाके कोर्ट में। ये मामला कहाँ गया, वहां पे जो है ना, केरल हाई कोर्ट है, वहां पे गया। केरल जब हाई कोर्ट में ये मामला गया, तो वहां से जो है ना, इन्होंने क्या क्लेम किया, उन्होंने बताया कि हमारे पास भैया, हमारे पास एक आर्टिकल है जो कि हमें ये संरक्षण करने का अधिकार देता है। आप मठ के व्यक्ति हैं, आपके पास ये एक अधिकार मिला हुआ है। जैसे कि क्या है, हमारे पास एक संविधान का एक आर्टिकल है 26A, इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो धार्मिक संपत्ति होगी, धार्मिक संपत्ति जो होगी, धार्मिक संपत्ति जो होगी, उसके जो संरक्षण कौन होंगे, जो उसके प्रमुख होंगे। जो धार्मिक संपत्ति है ना भाई, तो वो जो है उसके प्रमुख कौन होंगे, तो यानी कि जो उसके जो मेन जो मुखिया हैं, उनको जो देखभाल करते हैं, तो देखभाल की जिम्मेदारी किनको मिली हुई है, तो यहाँ पे जो वो प्रमुख थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि धार्मिक संपत्ति का जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। अब वो जाके कोर्ट में क्लेम करते हैं कि भैया हमारे पास ये आर्टिकल है, हमें जो देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में, तो हमसे जमीन क्यों छीना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये मामला गया केरल हाई कोर्ट में, लेकिन ये मामला वहां पे संभल नहीं पाया, वहां से उनको ठीक तरीके से जस्टिस नहीं मिला, तो ये रुख करते हैं हाई कोर्ट की ओर। अब ये मामला जाता है ये जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। केरल हाई कोर्ट से ये जो है ना, जस्टिस न मिलने के बाद जो है ना, वो जाते हैं कहां पे, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला क्या होता है, देखिए। अब जैसे ही ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सीधा क्लेम किया कि भैया हमारे पास है ना 26A हमारे पास है, 26A हमारे पास है, तो आपको ये अधिकार आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये राइट है, आप जमीन कैसे छीन सकते हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारे पास जो है ना, संरक्षण का अधिकार जो है ना, धार्मिक संपत्ति का 26A में तो कहता है। अब ये मामला चला गया वहां पे सुप्रीम कोर्ट। अब वहां पे कहते हैं कि भाई हमें ये आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह की बातचीत वहां पे चल ही रही थी, लेकिन फाइनली
मैं आपको वहां का जजमेंट बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का वहां पे जजमेंट क्या था, तो जजमेंट साफ था। क्योंकि देखिए ये दौर कब का है, केशवानंद भारती केस, ये जो है ना 1973 का मामला है, 1973 का मामला है। उधर अमेंडमेंट कब हुआ था, आपको 24वां 25वां आपको याद होगा, वो 71 में हुआ था। उसी को चुनौती दिया गया था केशवानंद भारती केस में। 24वें और 25वें जो है ना संविधान को लेकर, मतलब संशोधन को लेकर ही दिया गया था। जो संपत्ति को लेकर किस तरीके से उन्होंने छेड़छाड़ किया था और क्या किया था, अभी जैसा कि मैंने आपको कहा। अब देखिए यहाँ पे 24वां और 25वां संशोधन ही यहाँ पे क्या है, चुनौती दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में इस केस के माध्यम से। अब हुआ ये पूरा का पूरा मामला सुनने के बाद जब जजमेंट हुआ, जब यहाँ पे जजमेंट हुआ तो अंतिम रूप से कोर्ट ने बता दिया, अंतिम रूप से बता दिया कोर्ट ने कि यहाँ पे जो होगा, सरकारें जो है अपना मनमानी नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। जब चाहे संविधान में कहीं भी संशोधन कर दे, कुछ भी कर दे, ये नहीं होगा। और जजमेंट में उन्होंने साफ लिखा, बेसिक स्ट्रक्चर का कल मैंने जिक्र किया था, बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने जिक्र किया था कि अब जो है इस मामले में कहा कि कोर्ट चाहे, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है। देश का पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीका का कानून बना सकती है, संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। लेकिन अब आपको, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर पे यदि जो है ना कोई दिक्कतें आए तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वैसे कानून को क्या किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। अब लोगों ने पूछा भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अब आप कल का वीडियो रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने साफ कहा, यहां पे क्या हुआ, जो 24वां अमेंडमेंट है, 24वें अमेंडमेंट में क्या कहा गया था, अभी जैसा कि मैंने कहा आपको कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार सहित वो कहीं भी संशोधन कर सकती है, ये मैंने कहा। और क्या कहा हमने, न्यायिक समीक्षा के बाहर किया जाता है जो हम संशोधन करेंगे। और क्या मैंने कहा, तो इस तरीके से जो बातचीत चल रही थी कि राष्ट्रपति को जो ना साइन करना बाध्य होगा, वो करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 13 ये सब का हवाले दे रहे थे वो। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस कानून को वैलिड मानती है, चलो मान लेते हैं, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे मूल अधिकार सहित आप कहीं भी सुधार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में यदि जो है ना इस पे इंपैक्ट पड़ा तो जो है कोर्ट जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उस कानून को शून्य किया जाएगा। और क्या था बेसिक स्ट्रक्चर, तो साफ शब्दों में, डायरेक्ट तो नहीं कहा जैसा कि मैंने कल वीडियो में कहा था, डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से फिर से बता दिया कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा, संविधान की जो गरिमा है, सर्वोच्चता है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, यहां पे संघीय व्यवस्था है भाई, संघीय व्यवस्था पे कोई जो ना आंच ना आना चाहिए, संघीय व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। और मैंने कहा था कि कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, इन सब के बीच जो बंटवारा हुआ है, क्या बंटवारा, पावर का, इन सबों के बीच जो पावर का बंटवारा हुआ है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, कल मैंने कहा था शॉर्ट में, हालांकि इसको कभी कभी समझेंगे हम लोग पूरे डिटेल में कभी। कार्यपालिका मतलब कार्यपालक कौन कौन होते हैं, मैंने कहा था कल कि जितने सारे जो है ना पीएम या फिर हमारे जो है ना प्रेसिडेंट होते हैं या मंत्री, जितने सारे मंत्रीज होते हैं या फिर प्रशासन के लोग होते हैं, वो सब कार्यपालक होते हैं। न्यायपालिका के अंदर कौन कौन आता है, तो पता है, जितने सारे जो न्यायिक इंस्टीट्यूशन है, जो हमें न्याय देते हैं, जितने सारे संस्थान हैं, ये सब जो है न्यायपालिका के भीतर आता है। विधायिका मतलब जो हमारे देश के लेवल पे जो पार्लियामेंट है या राज्य के लेवल पे राज्य विधानमंडल है। तो ये सब जो है के बीच जो पावर का बंटवारा हुआ है, जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा कौन, पार्लियामेंट। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब राज्य, जो हमारा राज्य होता है यानी कि स्टेट होता है और सेंटर होता है, इन दोनों के बीच जो है जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें भी छेड़छाड़ ना हो। तो यहां भी बता दिया। और संविधान की गरिमा पे तो ठेस नहीं पहुंचाना है, जैसे मैंने कल कहा था स्वतंत्रता, समता, ऐसे समानता जैसे व्यवहार या फिर हमें जो अधिकार मिले हुए हैं उसके साथ भी ऐसा कोई छेड़छाड़ मत कर देना, यानी कि इसको पार्लियामेंट को कहता है कोर्ट, यानी कि ऐसा कोई छेड़छाड़ ना हो जाए जिससे कि संविधान का महत्व ही कमजोर हो जाए, वो जो है ना संविधान महत्वहीन हो जाए। ऐसा कोई पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी जो इन सब के खिलाफ जाता हो। अगर इसके खिलाफ जाता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा। और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर माना गया तो
तो आप समझ लीजिए उसको शून्य घोषित किया जाएगा कानून। और ये अंतिम जजमेंट था किसका? केशवानंद भारती केस का। और इस तरीके से इस केस का जो है ना फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे केशवानंद भारती जरूर हारते हैं। केशवानंद भारती जो है यहाँ पे, केशवानंद भारती यहाँ पे हारे, लेकिन मैंने जैसा कि यहाँ पे ये जो है ना पूरा का पूरा जो है ये मामला एक चीज तो स्पष्ट कर दिया कि केशवानंद भारती जरूर हारा लेकिन देश जीत गया। देश कैसे जीता? क्योंकि यहाँ पे अब कभी भी किसी के साथ अगर कोई दिक्कतें आता है किसी भी तरीके से, उसके जो आर्टिकल्स का हनन होता है या किसी के अधिकार का हनन करता है, तो कोर्ट उसे साबित कर देगा भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें छेड़छाड़ मत करो। और इस तरीके से उस कानून को क्या किया जाएगा, उसको जो है ना शून्य घोषित किया जाएगा, उसको इनवैलिड किया जाएगा। और ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कोर्ट ने, डायरेक्ट नहीं बताया कि क्या क्या यहाँ पे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से समझा दिया पार्लियामेंट को, देश के सत्ता को ये मैसेज दे दिया कि भाई आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, हम जो है किसी का अधिकार का यदि हनन होता है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको शून्य घोषित करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो जजमेंट बना अब तक का सबसे बड़ा जजमेंट है। 13 जजों का बेंच बैठा था और यहाँ पे जो जीत हुआ, यहाँ पे 7 और 6 से यहाँ पे इस जो है ना इसका जो डिसीजन आया था। 13 जजों का बेंच बैठा था, जो अब तक के इतिहास का रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, केशवानंद भारती यहाँ पे, केशवानंद जो है यहाँ पे जरूर हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देश जीता, पूरा का पूरा हमारा संविधान जीता। और उसका संरक्षक जो है आमतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो है सामने हमारे जो है अधिकार को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। तो बेसिक स्ट्रक्चर आज के डेट में क्या करता है, जब भी कोई सरकारें हमारे अधिकार को या जब भी कोई पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाएगा जो हमारे अधिकार का हनन करेगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में सामने आएगा और वो सिद्ध करेगा कि नहीं ये संविधान के ढांचे के खिलाफ है। संविधान जो इंटेंशन लेके बनाया गया था, जिस इंटेंशन से संविधान को बनाया गया था, उसके गरिमा के खिलाफ हो रहा है। और इस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और यही है पूरा का पूरा मामला केशवानंद भारती का। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा मामला समझ में आया होगा। और जल्द ही अब हम लोग जो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।